हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात किया था कि भाई स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हो तो कैसे विबग्योर वगैरह अपने को मिलेगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है कम रहता है। ठीक है, उसी के बाद में अपन एक कांस्टेंट डिस्कस किया था जिसको बोलते हैं अपन रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट की अगर बेसिकली अपन बात करें तो रिडबर्ग कांस्टेंट से पहले अगर अपन देखें तो अपन ने बोला था कि एक बार वापस से रिडबर्ग कांस्टेंट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अपन बात करेंगे भी बोहर में अपन ने बोला था आइदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा या क्या होगा आपका इमिशन होगा। एब्जॉर्प्शन और इमिशन क्लियर हुआ सब लोगों के? ठीक है। और इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि भाई ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि आपका इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो इसको देख के पता चला कि भाई इसकी डायरेक्शन किधर है, आपका हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है। अगर हायर टू लोअर एनर्जी लेवल आएगा तो क्या बोलते हैं आपके पास एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? आपका इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और अलग अलग इनका नाम रहता है। अगर आपका वापस कहीं कोई भी स्टेट से वापस n=1 में आया तो लाइमन सीरीज, 2 पे आया तो बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, अलग अलग इनका नाम है। और ये नाम किसके बेसिस पे बताया? ये साइंटिस्ट के बेसिस पे कि लाइमन नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया, इस सीरीज़ के बारे में बात की तो इस सीरीज़ को क्या बोल दिया अपन ने? लाइमन सीरीज। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। एक और बात आती है कि भाई अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात करो, किसके लिए बात करो? हाइड्रोजन के लिए बात करो तो लाइमन सीरीज़ में जो भी अपने को फोटोन मिलेंगे अपन बोलते हैं सारी जो भी फोटोन रहेगा वो सारे कौन से होंगे आपके पास? यूवी। जो भी फोटोन मिलेगा सब कौन से होंगे आपके पास? उनका वेवलेंथ किस में आएगा? यूवी रीजन में। बाल्मर वाले का बोलते हैं अपना कौन सा रहेगा? आपका विजिबल रेज होंगी। बाल्मर वाली कौन सी रहेगी? आपका विजिबल रेज रहेगी। और पास्चन, ब्रैकेट, इन सब को बोलता है आपके पास क्या रहेगा? आपका इंफ्रारेड। कौन सी रेज रहेगी आपके पास? इंफ्रारेड रहेगा। किसके बेसिस पे बताया? इनसे एसोसिएटेड एनर्जी, और एनर्जी बोल दो चाहे इनसे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी बोल दो, उसके बेसिस पे बताया कि भाई ये वाले जो भी सीरीज़ रहेगी इनमें जो भी फोटोन्स अपने को मिलेगा सबका सब कौन सी रेंज में आएगा? आपका इंफ्रारेड में आएगा। ठीक है? ठीक है। अब वापस से बात करते हैं अपने पास कि भाई इनमें जो फोटोन रहेंगे उनका एनर्जी क्या रहेगा। तो अपना एनर्जी का फॉर्मूला रहता है 13.6 इंटू Z²/n² होता है। और ठीक है, अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे बात करें 3 से 2 में जा रहा है तो ये दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। और किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा? आपका फोटोन की फॉर्म में। और उसका वैल्यू क्या होगा? 13.6 इंटू Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। और ये वैल्यू किस में आएगा? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और एक और चीज़ पता है अपने को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ये वाला रिलेशन भी अपने को पता है अच्छे से। ठीक है। फिर जब अपन ने याद करो, जब अपन ने प्लांक्स कांस्टेंट वगैरह की बात की थी तब अपन ने बोला था कि भाई आपका जो एनर्जी रहेगा वो किसके इक्वल, उसको बोल सकते हैं अगर वेव के एसोसिएट बात करो तो E इज इक्वल टू hc/λ। और ये एनर्जी किस में आएगा? आपका जूल में। ये एनर्जी किस में आएगा आपके पास? जूल में। तो दोनों को आप क्या कर सकते हो? इक्वेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भाई एक फॉर्मूले में एनर्जी जूल में आ रहा है और दूसरे में किस में आ रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटर रहेगा या तो आप दोनों चीज़ों को जूल में कन्वर्ट कर दो या दोनों को किस में कन्वर्ट कर दो? आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वैल्यू जूल में आया था, ये वैल्यू किस में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये भी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया? आपका जूल में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? समझे सारे लोग?
ठीक है। और एक टर्म रहता है वेव नंबर, एक टर्म कौन सा हुआ, वेव नंबर। वेव नंबर मतलब 1/λ को बोलते हैं अपन वेव नंबर। इसका वैल्यू क्या होगा, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाय hc इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताइए मेरे को h का वैल्यू क्या होगा आपका, h इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, प्लैंक्स कांस्टेंट। c इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, स्पीड ऑफ लाइट लिखा था। तो अगर h की इनकी वैल्यू अगर अपन सब्सटीट्यूट कर दे, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 10⁻ क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये आता है जूल सेकेंड, ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे कांस्टेंट है आपके पास, और पेपर में अपन प्रेफर करते हैं कि अपने को ये सब कांस्टेंट मतलब अगर आप सॉल्व करो न्यूमेरिकल, इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, और बेटर रहता है कि अपन एक अलग से नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दे। और वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और r क्या बोल दिया अपन ने, रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोल दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट। और r का वैल्यू क्या होगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1.09 समथिंग आएगा, तो बेटर रहता है 1.1 इंटू 10⁻7। तो r का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा आपका 1.1 इंटू 10⁻ क्या होगा आपका 7। तो रिडबर्ग कांस्टेंट पता चला क्या इसका वैल्यू होगा, ठीक है। और इसका यूनिट बोलते हैं अपन मीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा आपका मीटर इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ की बात किस में करते हैं अपन, मीटर। वेवलेंथ की बात अपन यहाँ पे किस में करते हैं, अपन मीटर में करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला पार्ट आता है आपके पास कि जो अपन डिफरेंट अपन ने सीरीज बताई है। तो याद रखना हाइड्रोजन के लिए अपन बताते हैं 3 चीज़ें रहेगा, एक यूवी रीजन आएगा, दूसरा आपका विजिबल आएगा, और तीसरा कौन सा रहेगा आपका इंफ्रारेड। कि भाई आपका किसी भी स्टेट से अगर 1 में आ रहा है तो कौन सी वेवलेंथ में कौन सी वेव मिलेगी अपने को, यूवी। और कोई भी स्टेट से अगर वापस सेकंड स्टेट में आ रहा है तो आपके पास कौन सा वेव मिलेगा, विजिबल। और बाकी जो भी आपके पास जो भी ट्रांजिशन की बात करो उससे एसोसिएटेड वेव क्या रहेगी आपके पास, इंफ्रारेड। उससे एसोसिएटेड वेव्स कौन सी रहेगी आपके पास, इंफ्रारेड रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सीरीज लिमिट के कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद किसकी बात आती है आपके पास, सीरीज लिमिट के अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले लाइमन सीरीज के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, लाइमन सीरीज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अपन बोलते हैं जो फर्स्ट लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन रहेगा, तो फर्स्ट लाइन का मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन, 2 से 1। तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ को क्या बोल दिया, λ1, λ2, λ3, λ4। और जो सबसे लास्ट वाला रहेगा तो लास्ट लाइन क्या होगा आपका, इनफाइनाइट से वापस किधर आ रहा है आपका 1, इनफाइनाइट से किधर आ रहा है वापस आपका 1 में। तो कई बार इनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ पे भी क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होगा आपका hc/λ, या बोल दिया डेल्टा E इज इक्वल टू hc/λ। कि भाई आपका एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका होगा आपका, डेल्टा ई मैक्सिमम किस में होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आ रहा है, इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम हुआ तो आप बोल सकते हो लैम्डा क्या आएगा आपका मिनिमम। तो इनका ऑर्डर क्या होगा आपका, λ1 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ3, और सबसे आपका लैम्डा मिनिमम कौन सा होगा आपका, इन्फिनिटी वाला। लैम्डा मिनिमम कौन सा होगा आपका, इन्फिनिटी।
और अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये सारी आपको कौन सी रेज मिलेगी, आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज अपने को यहाँ पे मिलेगा। ये क्या हुआ आपका लैम्डा 1 क्या हुआ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और ये लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझे सारे लोग, ठीक है। अब एक नोट करके एक और फॉर्मूला लिखना कि भाई कई बार क्या आता है अपने पास शॉर्टकट में अपन क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान रखना एक शॉर्टकट का फॉर्मूला रहता है आपका लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 12400 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका डेल्टा ई, और डेल्टा ई को किस में कंसीडर करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई को किस में कंसीडर करना रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करना रहेगा, ठीक है। और अगर आप डेल्टा ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेवलेंथ। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ। और ये कौन सी वेवलेंथ की बात करते हैं, ये अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका N2 से N1 में मूव करे। आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपके पास, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ रहा है आपका, लोअर एनर्जी लेवल में। तो क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की इमिशन आएगा, आपका इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। और अपन बोलते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका 2 से किधर आ जाएगा आपका N2 से N1 में आएगा, और ये क्या करता है, एक फोटोन रिलीज करेगा। एक क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। फोटोन का मतलब क्या हुआ आपका, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन का मतलब क्या हो गया आपके पास, पैकेट ऑफ एनर्जी। और कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, जो आपके पास इनमें एनर्जी डिफरेंस होगा। कितना फोटोन, कितनी एनर्जी का, जो N2 और N1 में एनर्जी डिफरेंस रहेगा, उतने एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, वो आपका एनर्जी रिलीज करेगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के। तो कई बार डायरेक्टली ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला भी अपन यूज़ करते हैं, तो आप नोट करके भी लिख लेना कि भाई अगर आपके पास एनर्जी डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो आपके पास डायरेक्टली किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। और लैम्डा क्या होगा आपका, वेवलेंथ। लैम्डा क्या होगा अपने पास, वेवलेंथ। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है, या अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ब्रैकेट सीरीज का थर्ड लाइन है, उसका वेवलेंथ बताना है। और अगर ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो अपन ने क्या बोला था, लाइमन बाल्मर पास्चन और ब्रैकेट का मतलब वापस से कौन से लेवल पे आ रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है। तो आपका वापस कौन सी स्टेट पे आ रहा है एनर्जी पे, कि भाई आपके पास रिटर्न कर रहा है n इज इक्वल टू 4, और उसमें कौन सी लाइन बोली आपके पास, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन क्या होगा आपका 5 से 4, सेकेंड लाइन कौन सा होगा 6 to 4, थर्ड लाइन कौन सा होगा आपका 7 to, ये आपके पास आ गया। थर्ड लाइन क्या होगा आपका n इज इक्वल टू 7 से मूव कर रहा है n इज इक्वल टू 4 पे। n इज इक्वल टू 7 से कहाँ पे मूव कर रहा है, n इज इक्वल टू 4 पे। अब वाइस वर्सा भी हो सकता है, 4 से 3 में भी जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका आइदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या आपका क्या रहेगा, इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आपका इमिशन स्पेक्ट्रम हुआ तो वो एनर्जी को क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को, ठीक है। अब इसके आंसर की बात करते हैं कि भाई क्या अपना आंसर रहेगा। तो अपन बोलते हैं, थोड़ी देर पहले अपन ने फॉर्मूला लिखा था 1/λ इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय z² अपॉन 1/λ
n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। z इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1। z1 क्यों आया? क्योंकि आप किसके लिए बात कर रहे हो? हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हो। और इसमें बोल सकते हैं n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू कितना बोल दिया अपन ने 7। तो इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r 1 अपॉन 16। 4 स्क्वायर कितना रहेगा 16, 7 स्क्वायर कितना होगा आपका 49। इसको सॉल्व किया तो क्या है आपका r मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 49 और सॉल्व किया तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 33। 49 माइनस 16 इज इक्वल टू 33 और इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 49 इंटू 16 तो अपने पास वैल्यू अप्रॉक्स क्या आएगा 784। और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 784 डिवाइडेड बाय 33r डिवाइडेड बाय क्या है आपका 33r। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सब लोगों को। और अब ठीक है, अब कुछ लोगों के डाउट आएगा कि भाई अपने को अगर अपन 7 और 4 इधर लिखते तो आपका वेवलेंथ किस में आता? नेगेटिव में आता। कभी भी वेवलेंथ नेगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। और उसका मतलब क्या हो जाता कि भाई आइदर आप एब्जॉर्प्शन की बात करते या किसकी बात करते? इमिशन की बात करते। तो शॉर्टकट ये मान लो कि भाई n1 का वैल्यू क्या लिख लेना, जिसका वैल्यू कम रहेगा उसको n1 कंसीडर कर लेना, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या आ जाएगा आपका n2। और एब्जॉर्प्शन और इमिशन कैसे पता चलेगा? कि वो देख के कि भाई हायर टू लोअर जा रहा है तो क्या होगा आपका इमिशन, लोअर टू हायर जा रहा है तो क्या होगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, समझे इतनी चीज़? ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज लिमिट ऑफ क्या रहेगा? आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है किसके लिए? आपके पास लाइमन सीरीज। और वो भी वापस किसके लिए बात कर रहा है? वो हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए बात कर रहा है? हाइड्रोजन के लिए। क्वेश्चन की बात करो तो आप क्या लिख लो? एक लिख लेना, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब अपन सीरीज लिमिट की बात करते हैं। पहली बात है लाइमन सीरीज कौन सा रहेगा? याद करो, सबसे पहला कौन सा होगा आपका? n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो वो क्या होगा? लाइमन सीरीज होगा। कौन सी सीरीज होगा? वो लाइमन सीरीज आपके पास रहेगा। और लाइमन सीरीज में बोलते हैं आपके पास क्या होगा? आपका n इज इक्वल टू 1 में आएगा। फर्स्ट कौन सा होगा? 2 से 1, सेकेंड 3 से 1, ऐसे ही 4 से 1, 5 से 1, और सबसे लास्ट क्या होगा आपका? इन्फिनिटी से 1। सबसे लास्ट क्या होगा आपका? इन्फिनिटी से 1। ठीक है, और ठीक है, सीरीज लिमिट की बात कर रहा है, इसका मतलब सबसे लास्ट की बात कर रहा है, ये आपका लास्ट वाला होगा। और अपन फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। तो डायरेक्टली अपने पास कोई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्या आपके पास? नहीं, बट अपने पास क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है? अपने पास वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r इंटू, और यहाँ पे बोला था कि भाई जिसका वैल्यू कम हुआ उसको पहले लिख लो, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन 0, 0 ऊपर गया तो क्या होगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? 0। कैसे हुआ पता चला? इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 0। ठीक है, 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन हो जाता, बट ये चीज़ क्या होता है आपके पास? डिफाइन रहेगा। और इसका वैल्यू क्या होगा आपके पास? 0। तो अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका? r। 1 बाय लेमडा सबको पता चला,
अगर 1/λ आपका r होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका c/λ, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा c इंटू 1/λ, और 1/λ का वैल्यू अभी अपन ने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा cr। तो सीरीज लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज क्या आ जाएगा आपके पास cr। क्या आ जाएगा आपके पास cr। अगर यहीं पे वेवलेंथ पूछता तो 1/r आ जाता, और वेव नंबर पूछता तो क्या हो जाता आपका r। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, वेव नंबर और वेवलेंथ दोनों डिफरेंट चीज़ है। वेवलेंथ लैम्डा रहेगा और वेव नंबर क्या होगा आपका 1/λ। आई होप ये वाला कंसेप्ट, ये वाला एग्जांपल भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट करके एक कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या जिनका शॉर्टकट बोल दो या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कि कई बार वो पूछता है कि पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन बताइए, पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन बताइए। क्या बताइए? पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन भी बोल सकता है, पॉसिबल फोटोन भी बोल सकता है। सबका मीनिंग क्या रहेगा आपका सेम, सबका मीनिंग क्या रहेगा सेम। अब इसका क्या क्वेश्चन आता है उसकी अपन बात करते हैं। अब अपन कुछ एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अपन ने बोल दिया n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, और नेक्स्ट लिख दिया अपन ने ये आपका n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, n इज इक्वल टू 4 में है। तो अगर बोले कि भाई फोर्थ से, या यहाँ पे इसको छोड़ो, आप नॉर्मल एग्जांपल मान लो कि भाई आपके पास क्या था, आप इंसान खड़ा है आपके पास, फोर्थ फ्लोर पे हो, आप क्या हो, फोर्थ फ्लोर की लिफ्ट में हो, और आपको कहाँ पे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है, और लिफ्ट के अंदर हो। आपको बोले कि कितना क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास कि भाई आप 1 तक कैसे आ सकते हो, कि भाई जो सबसे स्मार्ट इंसान रहेगा वो क्या करेगा, लिफ्ट पे डायरेक्टली 1 प्रेस करेगा और किधर आ जाएगा आपका ग्राउंड फ्लोर पे। लिफ्ट पे डायरेक्टली क्या प्रेस करेगा, 1 करेगा और किधर आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर में। अब कुछ कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है वो पहले क्या प्रेस करे, 2 प्रेस करे और उसके बाद क्या प्रेस करे, 1, की भाई उसके बाद किधर आया, सेकंड से बाद में आया किधर आया 1। एक ये पॉसिबिलिटी है आपके पास। इसके बाद बोलते हैं कि भाई एक और पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, 4 से 3 में आया, और 3 के बाद वो क्या बोला कि भाई डायरेक्टली किधर चला गया आपका 1 में चला गया। और इसके अलावा एक और चीज़ भी तो पॉसिबल था कि भाई पहले वो किस में जाता आपका 3 से 2 में गया, और 2 के बाद में क्या बोलता कि भाई अभी अपन किधर जाएंगे 1 में जाएंगे। अभी अपन किधर जाएंगे, अपने पास 1 में जाने का ये आपका केस एक रहेगा। तो अपने पास अलग अलग केस बने। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि एक तो क्या रहता है, आप एनर्जी लेवल ड्रॉ करो और उसके करस्पॉन्डिंग पॉसिबल ठीक है, आप एनर्जी लेवल ड्रॉ करो और जितने आपके पास डिफरेंट वेज पॉसिबल रहेंगे उनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। बट अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि अपने को पूछे टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन पूछे, टोटल पॉसिबल फोटोन पूछे, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और उसमें फॉर्मूले में 2 केस आता है। फॉर्मूले में क्या करेंगे अपन, 2 फॉर्मूला लिखते हैं। पहला तो क्या बोलते हैं, चाहे कोई भी स्टेट से वापस किधर आ रहा है n इज इक्वल टू 1 में, चाहे कि किसी भी स्टेट से वापस किधर आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो अपन बोलते हैं टोटल पॉसिबल फोटोन बोल दिया, या बोल दिया स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू, फॉर्मूला रहेगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, n-1 डिवाइडेड बाय 2। और इसको NC2 भी लिख सकते हैं जब आप PNC वगैरह पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सी स्टेट से, nth स्टेट से। ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा अगर वापस आप कहाँ पे आ रहे हो,
ग्राउंड स्टेट में। अगर ग्राउंड पे नहीं आओगे तो ये फॉर्मूला आपका अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन इस केस में अपने वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, अपन ने क्या बोला, 4 से 1 में आ रहा है, किधर से आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, तो आपका n इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, और अपने वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 2 ज़ा कितना है आपका 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई, 6। अब अपन चेक करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला अपन ने जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अपन ने को टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 4 5 6 और 7 मिला क्या, नहीं, इसको 7 अपन नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 3rd और 7 दोनों क्या है आपके पास सेम। तो टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कितना मिला अपने पास, 6। ये क्लियर हुआ कि भाई इसको क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि 3rd और 7 तो क्या हो जाता आपका सेम हो जाता। तो कितने डिफरेंट फोटोन मिले अपने को, 6 फोटोन मिले, या टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू 6। केस 1 क्लियर हुआ सब लोगों के, ठीक है। अब केस 1 के बाद बात आती है आपके पास केस 2 की। केस 1 के बाद अपन किसकी बात करते हैं, केस 2 की। और केस 2 में बोलते हैं कि भाई अभी आपका मान लीजिए तो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, अगर बोल दे कि भाई आपका n1 से n2 में जा रहा है, एक एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, दूसरी एक्साइटेड स्टेट में, तो इस केस में अपना फॉर्मूला हो जाएगा टोटल पॉसिबल फोटोन, टोटल पॉसिबल लाइन इज इक्वल टू डेल्टा n मल्टीप्लाई बाय डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल लाइन्स इज इक्वल टू डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और डेल्टा n क्या रहेगा आपका, वो रहेगा हायर माइनस लोअर, n2 माइनस n। डेल्टा n क्या होगा आपका, n2 माइनस n1। आई होप दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए सब लोगों को, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली में यही फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है। तो अपन बात करते हैं इसी एग्जाम्पल में, अपन क्या बात करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं अपने पास अब यहाँ पे बोलते हैं 4th से 1 में नहीं आके 4th से n इज इक्वल टू 2 में ही रह जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका डायरेक्ट आ जाए, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है 4 से 3 में जाए, और फिर 3 से किस में है आपके पास, 3 से किस में है आपका 2। कितनी पॉसिबिलिटी है ये आपके पास, 1 2 और 3। 3 ही फोटोन मिलेंगे, 3 ही लाइन मिलेगी, कोई और डिफरेंट लाइन पॉसिबल है क्या आपके पास, नहीं। तो अभी अपन चेक करते हैं कि भाई अपना वाला फॉर्मूला एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं है। तो अगर 4 से कहाँ पे आ रहा है आपका 2 में आ रहा है, तो बताइए डेल्टा n का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है आपका 2। तो टोटल लाइन इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा n प्लस 1, 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो टोटल पॉसिबल लाइन कितना है आपका 3। तो अपने फॉर्मूले से टोटल पॉसिबल लाइन आ रहा है आपका 3। और अभी अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया, एनर्जी लेवल में चेक किया, तो भी कितना आ रहा है आपका 3 ही आ रहा है। तो ये फॉर्मूले दोनों याद रखना, और दोनों में कंडीशन है, एक में आपका n इज इक्वल टू वापस किधर आ रहा है आपका ग्राउंड पे आ रहा है, और केस 2 में क्या बोला था अपन ने, एक एक्साइटेड लेवल से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दूसरे एक्साइटेड लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल करके लिखिए। क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई अभी बात कर रहे हैं सिर्फ अपन हाइड्रोजन एटम के लिए। इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, 6 से 3rd में मूव कर रहा है,
देन कैलकुलेट हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें वापस क्वेश्चन लिखना, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम सिक्स्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, इन क्या रहेगा आपका मल्टी स्टेप, देन फाइंड, फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा आपका नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन, सेकेंड क्या होगा आपका नंबर ऑफ यूवी लाइंस, थर्ड होगा नंबर ऑफ विजिबल लाइन, फोर्थ होगा नंबर ऑफ इंफ्रारेड, मतलब ये आपका वेव जो भी आएगा, आपका फोटोन आएगा वो कौन से रीजन में आएगा, यूवी वाले कितने फोटोन है, विजिबल वाले कितने हैं, और आपके पास इंफ्रारेड के फोटोन कितने होंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं फॉर्मूला कौन सा रहेगा आपका, केस 1 यूज़ करोगे कि केस 2 यूज़ करोगे। तो अपने को पता है एक एक्साइटेड लेवल से दूसरे एक्साइटेड लेवल में जा रहे हैं, तो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा एन का, और डेल्टा एन रहेगा हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है आपका 3, और टोटल पॉसिबल लाइन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 इंटू 4 बाई 2 इज इक्वल टू कितना है आपका 6, कितना है आपका 6। और अपन ने बोला था हाइड्रोजन में यूवी में कब रहेगा, शॉर्टकट बोला था अगर आपका n इज इक्वल टू वापस कौन सी स्टेट में आना चाहिए 1 में, तो n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है क्या आपका, नहीं, तो अपन बोलेंगे नंबर ऑफ यूवी रेज कितना मिलेगा आपका 0, नंबर ऑफ विजिबल की भी बात करें तो विजिबल भी क्या रहेगा 0। क्यों हुआ विजिबल, तो याद करो उस डायग्राम में अपन ने बोला था कि आपके पास यूवी रेज कब मिलेगा अगर n इज इक्वल टू 1 में आया, विजिबल कब रहेगा अगर आपका वापस किस में आएगा n इज इक्वल टू 2 में। उसके अलावा जो भी रेज मिलेगी सबका वेवलेंथ कौन से रीजन में आता है आपका इंफ्रारेड में आएगा। तो अपन बोलते हैं आपका 6 से किधर आ रहा है आपका 6 से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 6 से 3 में। अब ड्रॉ भी कर सकते हो, 6 से 3 में करें तो पहला पॉसिबिलिटी, फर्स्ट, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, एक मिनट, 6 से, ये 6 से इधर आ रहा है 3 में, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इससे अगला तो ये सेम आ जाएगा, एक फर्स्ट इधर आया और ये क्या है आपका, तो टोटल पॉसिबल अगर आप लाइन काउंट करें अपन तो कितना आएगा आपका 1 2 3 4 5 और क्या है आपका 6, और अपन ने फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया तो भी क्या रहेगा आपका 6 आया। और सारी कौन सी रेंज रहेंगी आपके पास, टोटल इंफ्रारेड इज इक्वल टू कितना है आपका 6। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि भाई इसमें कभी भी फॉर्मूला कैलकुलेट मतलब आप डायरेक्टली कैलकुलेशन मत देखना, आप डायरेक्टली क्या यूज़ करना, फॉर्मूला यूज़ करना। क्या यूज़ करोगे आप, फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट पता चला सब लोगों को कि भाई टोटल पॉसिबल लाइंस वगैरह के क्वेश्चन वगैरह आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और फिर उसके बाद अपन ने 2 लेक्चर, एक लेक्चर पहले पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो और स्पेक्ट्रम, उन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अपन बोलते हैं एक और क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है इफ वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू एफ। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2 में आएगा, फर्स्ट लाइन का मतलब किधर से किधर आ रहा है आपका 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आया तो आपका वेव नंबर क्या होगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ x। देन फाइंड वेव नंबर ऑफ, ये दिया हुआ है किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, और आपको पूछा है देन फाइंड वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ
बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम है। जैसे अपन ने याद करो क्वेश्चन किए थे ना कि रेडियस का रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो, सेम क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, उसका वेव नंबर दिया हुआ है आपको x, और आपको बताना है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का क्या रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं, ये लिखा हाइड्रोजन के लिए, या बेटर अपन लिख लेते हैं लिथियम का डिवाइडेड बाय 1/λ हाइड्रोजन का, और इसका फॉर्मूला होता है R × Z²। सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ आपका? फर्स्ट लाइन होती है 3 से 2, सेकेंड लाइन कहाँ से कहाँ तक होगा? 4 से 2। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1/4² R इंटू 1/, ये किधर से किधर मूव की बात करें? 2 से 3 से 2, 3 से 2 की बात करें तो क्या लिखा? 2² माइनस 1/3²। इसका वैल्यू तो अपने को पता है, ये वैल्यू नहीं पता। R से R क्या हुआ? कैंसिल हुआ। लिथियम के लिए Z इज इक्वल टू कितना रहता है आपका? लिथियम के लिए Z इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 3 हुआ। इसको आप सॉल्व करना कि भाई आपका क्या आंसर रहेगा, और इसका आंसर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ क्या किया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई एक का वैल्यू दिया हुआ हो, दूसरे का वैल्यू पूछे, तो आप बेसिकली रेशियो कंसीडर कर लेना। आप क्या कंसीडर कर लेना? रेशियो कंसीडर कर लेना। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों के? ठीक है, तो अभी बात करते हैं, आज का लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। आज का लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका बोहर मॉडल का जितना भी थ्योरी था वो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मल एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके आंसर्स वगैरह अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क कंसीडर करना। ठीक है, और एक और चीज़, बोहर मॉडल में अपन जो फॉर्मूलाज वगैरह बोलते हैं कि बोहर मॉडल अप्लीकेबल है, तो ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है? आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे अपन ने ये पोटेंशियल तो पढ़ा ही नहीं, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल नहीं पढ़ा। अपन ने क्या पढ़ा था? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ा था। तो पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा आपका? वोल्टेज आएगा। अगर इसको बेसिकली करना क्या, एनर्जी जो आपको वोल्टेज रहेगा उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, उसका यूनिट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एनर्जी क्या होगा आपका, जो पोटेंशियल आया उसका पोटेंशियल वाला वैल्यू और यूनिट क्या लिख देना आप? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आप बोल सकते हो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो आप क्या बता सकते हो? आप उससे एसोसिएटेड एनर्जी बता सकते हो। आपको बस क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यू वही कंसीडर करना, और उसका यूनिट क्या लिख देना? इलेक्ट्रॉन। उसका यूनिट क्या कंसीडर कर लेना आप? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर क्वेश्चन में बात करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट डेफिनेशन पता, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब बात करते हैं, स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल, तो हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, इसका मतलब क्या होगा आपका? बोहर मॉडल क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। सारे फॉर्मूलाज क्या होगा आपका? वैलिड रहेगा। ठीक है, फिर अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन अप टू ग्राउंड स्टेट, अप टू कहाँ तक मूव कर रहा है आपका? ग्राउंड स्टेट। और कितने फोटोन रिलीज कर रहा है? 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन आर ऑब्जर्व। तो इसका मतलब आपके पास फोटोन वाला लाइन स्पेक्ट्रम में अपन ने बात की थी, 2 टाइप के फॉर्मूले लिखे थे। केस 1 की बात की थी, और अपन ने क्या बात किया था? केस 2। केस 1 और केस 2 की अपन ने बात की थी। केस 1 में अपन ने क्या बोला था? अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है आपका? ग्राउंड स्टेट में। केस 2 में क्या बोला था? एक एक्साइटेड से दूसरी एक्साइटेड में। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है आपका?
कि भाई यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में वापस आ रहा है ग्राउंड में, तो आपका टोटल फोटोन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कितना आया आपका 6, डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कितना आया 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 6, 2 जा कितना आएगा आपका 12 आया। अब आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने क्वाड्रेटिक वगैरह बना के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाया तो 2 रूट आएगा, कौन सा नेग्लेक्ट करे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे। आप क्या करना, 12 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3 लिख सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 लिखोगे तो क्या हुआ आपका कि भाई अब कंपेयर कर लेना, n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो n इज इक्वल टू कितना आया आपका यहाँ से 4, n 4 आया तो n माइनस वन 4 माइनस वन इज इक्वल टू क्या आया 3। क्वाड्रेटिक बना के मत सॉल्व करना, शॉर्टकट से सॉल्व कर लेना कि भाई n इंटू एन माइनस वन 12 है तो n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, डायरेक्टली आपका 4 आया। n इज इक्वल टू 4 पता चला आपका, 4 से किधर आ रहा है आपका 4 से 1 में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ पता चली, फोटोन की बातें पता चली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सैंपल, इसका मतलब वो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है z का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसका वैल्यू बताइए z, और z के लिए अपने को क्या दिया हुआ है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ आपका, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू कहाँ पे जा रहा है 3 में, तो आप डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आएगा आपका E3 माइनस E1, फॉर्मूले में वैल्यू लिखना, ये वैल्यू कितना है 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर 1 अपॉन कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 में, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर लिखा। इसको सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा आपका z का, और z पता चल गया तो अपन ने क्या आइडेंटिफाई कर दिया, सैंपल आइडेंटिफाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल, तो अपने को पता है n इज इक्वल टू क्या आया 4, 4 का मतलब कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया फाइंड दी आयनाइजेशन एनर्जी। याद करो आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था आई ई इज इक्वल टू प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड कैसे पता चलेगा, इससे सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल या सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला लिखा था, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू दिस ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ आपका, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, तो जो 6 फोटोन मिल रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है। और वहाँ पे अपने को पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई एनर्जी वाला, तो अपन यूज़ करते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो आपको वेवलेंथ पूछा है, तो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम कब आएगा, जब आपका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा आपका मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस कब होगा मिनिमम, वो आप अपने आप से सोचना क्या वैल्यू रहेगा। अगला क्वेश्चन सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट, ये भी बता सकते हो इन टर्म ऑफ आर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट इफ द सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ दिस सैंपल इज यूज टू एक्साइट हीलियम आयन ऑलरेडी इन ग्राउंड स्टेट देन फाइंड द फाइनल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तब अपन सॉल्व करेंगे, तो ये वाला एक बार मत प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स विच आर नॉट इन विजिबल रेंज, ये बता सकते हो। विजिबल में कब आएगा, अगर आपका वापस n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो विजिबल होगा, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा, ये बता सकते हो।
If the single isolated atom is considered in the above sample, then find the number of observed in the, ठीक है, ये भी छोड़ दो आप, इन दो क्वेश्चन को छोड़ देना। बाकी के क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए? अगर आज के होमवर्क की बात करें तो क्या हो गया आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास? एज ए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करना, और इससे मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बहुत मॉडल की जो भी लिमिटेशन रहेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर मेनली बात करें तो मोटा मोटी बात करें तो आपके पास आज के लेक्चर के बाद बहुत मॉडल अपने पास कंप्लीट हो गया है। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप डिस्कस मतलब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार और बात कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन ने जो रिडबर्ग कांस्टेंट था वो कैसे उसका, कुछ लोगों के ग्रुप में डाउट थे कि भाई रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू ये कैसे आया, तो वो चीज़ें अपन ने डिस्कस की कि रिडबर्ग कांस्टेंट कैसे आया। वेव नंबर इज इक्वल टू आर हुआ, उसका वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इन्वर्स कैसे हुआ। फिर उसके बाद एक नोट करके फॉर्मूला लिखा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा अगर आप एनर्जी डिफरेंस किस में करते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करते हो। फिर सीरीज लिमिट वाली चीज़ें पता चली ना कि भाई फर्स्ट लाइन कौन सी होगी आपके पास? 2 से 1 फर्स्ट लाइन होगी, 3 से 1 सेकेंड लाइन होगी, 4 से 1 थर्ड लाइन होगी, और लास्ट लाइन क्या होगा आपका? इन्फिनिटी से 1। और एनर्जी इज इक्वल टू hc/E इज इक्वल टू hc/λ। तो अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ क्या होगा आपका? मिनिमम। तो कई बार क्या रहता है, ये क्वेश्चन आपको DPP या शीट में मिल जाएगा कि वेवलेंथ का ऑर्डर बताइए कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा होगा, कौन सा कम हुआ। और ये चीज़ सब लोगों को पता रहना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर कोई भी स्टेट से वापस n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो वो कौन सा रीजन होगा? UV। n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो क्या होगा? विजिबल। और इसके अलावा जो भी बचा वो क्या होगा आपके पास? इंफ्रारेड रहेगा। आई होप ये वाला हुआ, ठीक है। उसके बाद टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन थी, और उसमें ध्यान रखना दोनों केस कि अगर आपका डायरेक्टली ग्राउंड पे आ रहा है तो अलग फॉर्मूला रहेगा n इंटू n-1, और एक एक्साइटेड से दूसरी एक्साइटेड में जा रहा है तो आप डेल्टा n वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। कभी भी फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ पॉसिबल फोटोन्स आप कैलकुलेट मतलब डायग्राम ड्रॉ करके कैलकुलेट नहीं करोगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो होमवर्क के क्वेश्चन करना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी की चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक